नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं गांव की किसान की और ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जिससे हमारे किसान लाभ ले सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान अनार की खेती कर सकते हैं। उसके बाद जानकारी देंगे हमारा पशुधन के बारे में, बताएंगे आपको सीप पालन के बारे में और अंत में होगी मुलाकात कामयाब किसान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। पारंपरिक फसलों के साथ साथ हमारे किसान बागवानी फसलों की भी खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान अनार की खेती कर सकते हैं। जी हाँ, अनार में शुरुआत में थोड़ी लागत आती है, लेकिन उसके बाद लगातार हमारे किसानों को फसल प्राप्त होती रहती है। अगर इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें तो पानी की भी बचत कर सकते हैं और बाजार में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अनार की खेती से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। अनार एक ऐसा फल है जिसे हर मौसम में खाया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन के, सी और बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इन्हीं वजह से अनार की मांग साल भर बनी रहती है। किसान अनार की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में अनार की खेती अधिकतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में होती है। इसका पौधा 3 से 4 साल में पेड़ बन जाता है और फल देना शुरू कर देता है। अनार के एक पेड़ से लगभग 25 सालों तक फल मिलते रहते हैं। कैसे करें अनार की खेती, आइए जानते हैं। अनार उपोष्ण जलवायु का पौधा है। अनार के फल के विकास होने और पकने के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती लगभग हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। जल निकासी वाली और रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करके बंजर भूमि में भी इसकी पैदावार ले सकते हैं। अनार की बेहतर पैदावार लेने के लिए किसानों को चाहिए कि वो उन्नत किस्मों का चयन करें, जैसे गणेश। ये किस्म महाराष्ट्र में ज्यादा प्रचलित है। इस किस्म के फल मध्यम आकार के बीज कोमल और गुलाबी रंग के होते हैं। ज्योति, इसके फल मध्यम से बड़े आकार के चिकनी सतह वाले और पीलापन लिए हुए लाल रंग के होते हैं। बीज मुलायम व स्वाद में मीठे होते हैं। मृदुला, इसके फल मध्यम आकार के चिकनी सतह वाले गहरे लाल रंग के होते हैं। बीज लाल रंग के, मुलायम, रसदार और मीठे होते हैं। इस किस्म के फलों का औसत वजन 300 ग्राम तक होता है। भगवा, इस किस्म के फल बड़े आकार के भगवा रंग के चिकने चमकदार होते हैं। बीज मुलायम होते हैं। ये किस्में राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अरक्ता, इस किस्म से पैदावार अच्छी मिलती है। इसके फल बड़े आकार के, मीठे, मुलायम बीजों वाले होते हैं। छिलका आकर्षक लाल रंग का होता है। कंधारी, इसका फल बड़ा और अधिक रसीला होता है, लेकिन बीज थोड़ा सा सख्त होता है। इनका चयन कर सकते हैं। इसके बाग तैयार करने के लिए किसान कलम लगाकर, गुटी लगाकर या पौधा रोपण करके भी तैयार कर सकते हैं। अनार के पौधों को लगाने का सही समय अगस्त से सितंबर या फरवरी से मार्च के बीच का होता है। पौधा लगाते समय 5-5 मीटर या 6 से 6 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। यदि किसान सघन बागवानी अपना रहे हैं तो बाग लगाते समय 5 से 3 मीटर की दूरी ठीक रहती है। सघन बागवानी से पैदावार 1.5 गुना तक बढ़ जाती है, लेकिन उसके लिए बाग तैयार करने के लिए और रोपण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गड्ढे 1 माह पहले 60-60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के खोद ले। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 20 किलो सड़ी गोबर की खाद डालें। 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस का मिश्रण डालें। इसके बाद ही तैयार पौधों की रुपाई करें। अनार में सिंचाई की बात करें तो मई माह से सिंचाई शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही किसान मानसून आने तक सिंचाई जारी रखें। वहीं बारिश के मौसम के बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जा सकती है। हालांकि अनार के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी होती है। जिन इलाकों में पानी की कमी है, जैसे राजस्थान, वहाँ के लिए ये तकनीक सबसे बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे 43% पानी की बचत हो जाती है।
जबकि उत्पादन में 30 से 35% की बढ़त संभव होती है। साथ ही पौधे के साथ खरपतवार भी ज्यादा नहीं आते। बेहतर उत्पादन के लिए पौधे को सही आकार देने के लिए समय समय पर छटाई भी करते रहे। ऐसा करने से नई शाखाएं आती रहती हैं, जिससे फूल ज्यादा लगते हैं और पैदावार अच्छी होती है। साथ ही फलों की तोड़ाई की बात करें तो फल तभी तोड़ना चाहिए जब फल पूरे तरीके से पक जाए। लगभग 120 से 130 दिनों बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तुड़ाई के बाद फलों की ग्रेडिंग जरूर करें और पैक करते समय फलों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर शुष्क क्षेत्रों में भी अनार की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। तो अभी आपने जाना अनार की खेती के बारे में, जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि कैसे आज के समय में हमारे किसान आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे सीप पालन के बारे में। जी हाँ, मोती की खेती लगातार लोकप्रिय हो रही है और मोती की मांग भी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हमारे युवा किसान मोती की खेती कर या फिर कहे सीप पालन कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से विकल्प हैं हमारे किसानों के सामने और कैसे इससे जुड़ी योजनाओं को वो लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। समंदर में बनने वाले मोती को हम तक पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। समंदर की गहराइयों से मिले मोती की चमक हमें शुरू से आकर्षित करती आ रही है, जिनका इस्तेमाल सजने संवरने और सजावट के लिए किया जाता रहा है। हालांकि पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर से मांग को देखते हुए कृत्रिम रूप से भी मोतियों का उत्पादन किया जाने लगा है। आधुनिक तकनीकों से ये इतना सरल और सस्ता है कि इसे आसानी से किसी भी वर्ग का व्यक्ति शुरू कर सकता है। लेकिन बेहतर परिणाम के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है, जिसे युवा अपने जिले के मत्स्य विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। अब बात करेंगे उन स्टेप्स की जो सीप पालन में बेहद जरूरी है। सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण लें, क्योंकि बिना ट्रेनिंग मोती की खेती नहीं की जा सकती है। इस बिजनेस से जुड़े सफल लोग और सरकारी संस्थान भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें व्यवसाय की हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण लेने के बाद स्थान का चयन करें, मतलब सबसे पहले खेती या मोती पालन करने की जगह चुनें। जगह ऐसी हो जहां पर्याप्त मात्रा में पानी हो, जो लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। फिर फार्म तैयार करें। फार्म तैयार करने के लिए सबसे पहले तालाब बनाने की जरूरत होगी। साथ ही पानी को बाहर निकालने की भी उचित व्यवस्था करनी होगी और फिर सीप को इकट्ठा करें, जिसे झीलों, तालाबों या नदियों से लिया जा सकता है या फिर किसी फार्म या बाजार से भी इन्हें खरीदा जा सकता है। आमतौर पर 3 तरह की सीपें पाली जाती है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेरिस मार्जिनलिस, लेमिनेरिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप चयन के बाद नियत समय मतलब अक्टूबर से दिसंबर के समय सीप पालन की शुरुआत की जा सकती है। इस व्यवसाय के लिए ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। 10 बाई 10 फीट के या इससे बड़े तालाब में मोती की खेती की जा सकती है। 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 तक मोती का उत्पादन किया जा सकता है। सीप को तालाब में रखने से पहले 2 से 3 दिन के लिए पानी में रखा जाता है। इस दौरान इन विधियों में से किसी एक का चयन किया जा सकता है, जो इस प्रकार है: मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन, मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन, गोनेडल इम्प्लांटेशन।
इन प्रक्रियाओं की विधि, बजट और स्थान विशेष पर निर्भर करती है। सीप में इम्प्लांटेशन यानी चीरा लगाने की प्रक्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनदार बीट जैसे गणेश, बुद्ध, पुष्प आकृति आदि डाले जाते हैं। फिर सीप को बंद किया जाता है और उन्हें 10 से 15 दिन के लिए बांस की मदद से नायलॉन के बैग में रखा जाता है। इस दौरान बीच बीच में सीपों की जांच करनी होती है। अगर कोई सीप खराब हो गया हो या उसका जीव मर गया हो तो उसे तुरंत तालाब से निकालकर अलग कर दें। इस तरह से करीब 8 से 10 माह तक इनकी देखभाल करनी होती है और 10 माह के बाद सीप में से मोती निकाल लिए जाते हैं। सीप की गुणवत्ता के हिसाब से छटाई कर उनका मूल्य तय किया जाता है। सीप पालन से जहां युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं इनसे बची खोल से कई तरह के सजावटी सामान भी बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीपों से नदियों और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। इतना ही नहीं, सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। तो भी आपने जाना सीप पालन के बारे में। आशा करते हैं कि हमारे युवा किसान जरूर इस तरफ अपना रुझान दिखाएंगे। इसी के साथ ही वक्त हुआ इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, तो आइए नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतर परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। बढ़ते हैं आगे और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं राजस्थान के सीकर के किसान नेमीचंद से, जिन्होंने आधुनिक तरीके को तो अपनाया लेकिन प्राकृतिक पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने खेती की एक नई तस्वीर पेश की है। कैसे अन्य किसान भी उनसे सीख ले रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आइए जानते हैं। हर समस्या के पीछे उसका समाधान छुपा होता है। राजस्थान में फैली विषमताओं के बीच यहाँ के किसान सफलता की कहानी लिख रहे हैं, जिसमें उनकी मेहनत के अलावा प्रकृति से उनका तालमेल शामिल है। यहाँ के किसान अब ऐसी फसलों का भी उत्पादन ले रहे हैं जो यहाँ की समस्याओं का डटकर सामना करती है। विषमताओं से तालमेल मिलाते ये है सीकर राजस्थान के किसान नेमीचंद शर्मा, जो राजस्थान की मिट्टी के हिसाब से फसलें उगाना सीख गए हैं। हालांकि पहले वो भी बाकी किसानों की ही तरह पारंपरिक फसलें ही उगाया करते थे, लेकिन राजस्थान में पानी की कमी और मौसम की मार के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता था। इस समस्या के समाधान को यहाँ के किसानों ने अपने अपने तरीके से निकाला और खेती की बदलती तकनीकों को अपनाया।
आज आलम ये है कि पानी की सीमित उपलब्धता के बावजूद किसान अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। बेहतर तकनीकों के कारण ही आज नेमीचंद जी के खेत में किन्नू, संतरा, नींबू, थाई एप्पल, सहजन और दलहनी फसलें लगी हुई है। और यहाँ मौसम है वो भी परेशान करता है, -5 तक चले जाता है और प्लस में 48 तक पहुँच जाता है। पानी की भी समस्या है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 2000 से ऊपर है ppm, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है। और पानी इतना मिल रहा है जितना ये ड्रिप से चलता है काम, जबकि सोलर का कनेक्शन लगा रखा है, इलेक्ट्रिक का भी मेरा कनेक्शन नहीं है, उससे मैं पानी दे करके इन पौधों को पाल रहा हूँ। जबकि आज हमारे किसान भाई हैं वो अंधाधुंध पानी खर्च कर रहे हैं, वह सबसे बड़ी समस्या है जो जागरूकता के कारण ही ये है। बजाज ट्रस्ट वालों ने हमें बहुत अच्छी मदद दी, हमें गाइड किया, रास्ता दिखाया, जिसके कारण ये किया। थाई एप्पल है, ये थोड़ा मौसम यहाँ परेशान ज़रूर करता है, लेकिन किसी साल ये अच्छे फ़ायदे की बन जाती है तो किसी साल ऐसे रह जाते हैं। तब इन्होंने बताया कि किन्नू की खेती करो, तो किन्नू की खेती में पानी भी कमती लगता है, दूसरी ऊपर से मौसम भी ज़्यादा परेशान नहीं करता। -5 वाला मौसम बहुत बेकार मौसम होता है जिससे पत्ते जल जाते हैं। अच्छी फ्रूटिंग है। इस साल मैंने 1.5 लाख के करीबन एकड़ में पैसा कमाया है। ये 4 एकड़ के लगभग की पूरी ज़मीन इसमें किन्नू लगा रखे हैं, बाकी दूसरी 5 एकड़ में लगा रखे हैं थाई एप्पल, जो मेरे लिए तो एक अच्छी किस्म की खेती है। दूसरी बीच में ये मूंग जो छोटी जाति होती है, इसके कारण बड़े पेड़ों पर परेशानी नहीं आती। बाजरा लगाएं तो ये वो थोड़ा ऊंचा चला जाता है, इसके कारण बाजरे को महत्व नहीं देते। बाजरे की आजकल खाने पीने की भी इतनी नहीं है, जो पशु आहार के रूप में ही काम में आता है। जो हमारे यहाँ तो ये जो किन्नू नीचे गिर जाते हैं, जैसे एक एक फल 2-2 किलो 5-5 किलो, तो भी इनकी अच्छी डिमांड है। ये गायों को खिला देते हैं, कैल्शियम देने की समस्या नहीं आती, वो भी एक अच्छी बात है। जो बाज़ार से आप कैल्शियम लेकर के आते हैं 5 लीटर की, 1000 रुपया का खर्चा हो जाता है। जबकि ये जो सड़ा हुआ किन्नू है जिसमें थोड़ा एक डंक लग जाता है, जैसे अपना खुद का कांटा लग जाता है, तो ये किन्नू मार्केट में तो बिकेगा नहीं, तो ये अपनी गायों को खिला देते हैं। नेमीचंद जी ने यहाँ की सबसे बड़ी समस्या के समाधान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है, जिससे वर्षा जल को संरक्षित किया जा सके। साथ ही वो ड्रिप सिंचाई विधि का इस्तेमाल करते हैं, पानी की बर्बादी रोकी जा सके और कम पानी में ही अच्छी पैदावार ली जा सके। इसके साथ ही वो पशुपालन भी करते हैं, जिससे दूध उत्पादन तो है ही, साथ ही गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खाद बनाई जा सके। वो बताते हैं कि उनके द्वारा उगाई फसलों को लोग हाथों हाथ लेते हैं। फसल की गुणवत्ता उन्हें बाजार में परेशान नहीं होने देती, बल्कि खेत में ही फसल का सौदा हो जाता है, वो भी वाजिब दाम में। इन बड़े पेड़ों में जो दलहन की खेती है वो अच्छी होती है, जो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा दलहन के भाव भी ज़्यादा हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, और हमें खाने में भी प्रकृति का मिल जाता है, और ऊपर से पानी की भी बहुत कमती खपत होती है। जो वाटर सेट जो बना रखा है, पीने के लिए पानी भी उसी से काम में लेते हैं। एक हमें अच्छा रास्ता बताया है, ये बरसात का पानी है, वो हमारे यहाँ जब बरसात होती है तो साल में 2 महीने से ज़्यादा बरसात नहीं होती, 10 महीने ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके कारण पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इन पेड़ों में ही करें तो अच्छा है। ये जो पारंपरिक खेती है इसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, ऊपर से भाव भी नहीं है, वो ताकना पड़ता है। जबकि किन्नू है, ये खेती सबसे अच्छी लग रही है मेरे को। 40 रुपये किलो के लगभग ये भाव जाते हैं। सभी को पता चल गया कि ये नेचुरल खेती है, तो खेत में ही लेने के लिए ग्राहक आ जाते हैं, ये भी अच्छी बात है।
मंडी में हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। नेमीचंद जैसे किसान खेती में नई तकनीकों को शामिल कर न सिर्फ अपनी तकदीर बदल रहे हैं, बल्कि उनके जैसे किसान मिलकर राजस्थान की तकदीर बदलने में लगे हुए हैं। प्राकृतिक खेती अपनाकर यहाँ के किसान बंजर जमीन में भी हरियाली का चुनर लहरा रहे हैं। तो ये थी नेमीचंद की कामयाबी की कहानी। आपने देखा कि कैसे परंपरागत खेती को नए रूप में वो अपना रहे हैं और एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, ज़रूर उससे आप लाभ उठाएंगे। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। मुलाकात होगी अगले अंक में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। बनेंगे हाईटेक, ड्रोन से होगा खेती का विकास, युवा होंगे आत्मनिर्भर, स्टार्टअप से मिलेगा स्वरोजगार। जाने प्राकृतिक खेती से लेकर कृषि शिक्षा के विस्तार तक। वित्त मंत्री के पिटारे से निकली कौन कौन सी सौगात। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, बजट 2022-23, कृषि और किसान, 11 फरवरी शुक्रवार रात 10 बजे। गब्बर की दहाड़, पोलार्ड का पलटवार, कोहली का जुनून, केमार रोच की रफ्तार। क्या रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया करेगी क्लीन स्वीप का चमत्कार? देखिए 6, 9 और 11 फरवरी 2022 को 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर।
भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।